नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं सत्यम स्वागत करता हूँ सभी का एग्री विद सत्यम में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो वाटर है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर के विषय में, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके विषय में, ठीक है। उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कैसे वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर की प्रॉपर्टी के विषय में, है ना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। सो अगर हम बात करें वाटर के सेंस में, तो इसमें जो डेंसिटी है वो थोड़ा सा मामला समझने का है। कैसे? देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने क्या? अगर 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना, वाटर इतना क्या बोलते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और जब वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो घट जाता है। और जब वॉल्यूम घट जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या होता है इसमें जो वाटर एक इस तरह से क्या बोलते हैं अपने आप को ढालता है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो इतनी टाइटली, इतनी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कि उसका जो एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, उसका जो वॉल्यूम है वो घटने लगता है। अब आप देखिए, जिस चीज़ का वॉल्यूम घट रहा है ना, वॉल्यूम घट रहा है तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है। अब बात करते हैं निचले वाले सीन में। जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, जिसकी हमने पहली वीडियो में बात की थी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट होने का क्या करता है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, वो एक तरह के लैटिस बना देता है ना, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देता है वो वाटर की आपस में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे उसके बीच में क्या बोलते हैं, वॉइड आ जाता है। वॉइड मतलब पोर स्पेस आ जाता है, एक खाली स्थान आ जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं, है ना। वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देता है, उसके बीच में वॉइड आ जाता है, पोर स्पेस आ जाता है, खाली स्थान आ जाता है। तो वो क्या करता है, वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बिकॉज वी नो डैट कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो डेंसिटी कम हो जा रही है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, वो डोमिनेट्स कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अरेंज कर रहा है आपस में जोड़ के, वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। उससे उसके बीच में वॉइड आ रहा है, और स्पेस आ रहा है। सो वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। इसलिए हम देखते हैं जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ़ बन जाती है। समझ रहे हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाती है। उसमें क्या होता है, बर्फ़ का जो क्या बोलते हैं डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर कम होती है। कितनी होती है? तो 0.99 ऐसा समथिंग कुछ होती है mg पर क्यूबिक मीटर, है ना, इस तरह से होती है। तो ये तो हमने बात करी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 1 mg पर क्यूबिक मीटर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की डोमिनेंसी के कारण क्या होता है, जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है उसके बीच में वॉइड रेशो बढ़ जाते हैं, वो पोर स्पेस बढ़ जाते हैं, जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है और वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये तो हुई निचले वाली बात में। अब हम बात करते हैं जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ऊपर जाते हैं तब क्या होता है। जैसे जैसे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हैं तो वाटर के जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनमें थर्मल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं थर्मल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को फैलाएंगे। और जब एक दूसरे को फैलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, है ना, उनका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी उनकी कम हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, जो होती है 1.0 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो कम होती है, जो होती है 0.99 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हम ऊपर जाते हैं तो भी डेंसिटी कम होती है। तो ये वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, बहुत सिरदर्दी है। जब मैं पहले से मैं देख रहा हूँ 10th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से, और ये
ये पूछ लो, अभी तक भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तनाव, ठीक है, पृष्ठीय तनाव। अब आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो इसकी यूनिट होती है डाइंस पर सेंटीमीटर। इसकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये तो होगी इसकी यूनिट की बात। अब देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, टेंशन दे रहा है भाई, ये एक टेंशन क्रिएट करता है। सरफेस टेंशन की बात करें तो इसमें एक फोर्स काम करता है। फोर्स कौन सा होता है, कोहेजन फोर्स। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वीडियो में, कोहेजन फोर्स क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसी को बोलते हैं कोहेजन। तो इस सरफेस टेंशन में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कोहेजन फोर्स। वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल से और इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाला बीच वाला मॉलिक्यूल्स इन चारों तरफ के वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो आप इमेजिन कीजिए कोई पानी भरा हुआ है, जैसे कि ये एक सरफेस है पानी की, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये सरफेस है, इससे ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, इमेजिन कीजिए, सपोज है ना, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो ड्यू टू कोहेजन फोर्स वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो वो खींच रहे हैं। अब देखिए जैसे ये सरफेस है ना, ये पानी है, सरफेस है ये, इससे ऊपर हवा है, इससे नीचे पानी ही पानी है। तो यहाँ पर आपने देखेंगे एक ये इस तरह की जो लाइनिंग सी आपको दिखती है। आपने देखा होगा पानी कभी ऐसा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना, इस तरह की शेप में तो दिखेगा नहीं। पानी आपको हमेशा एक फ्लैट शेप में दिखेगा, फ्लैट शेप में। और पानी कभी भी आपको ऐसा कर्व शेप में भी नहीं दिखेगा, है ना, कि आपने ऐसे क्या बोलते हैं, आपने ऐसा कर्व शेप बना दी पानी की, इस तरह से भी नहीं, मतलब इस तरह की शेप में भी पानी आपको नहीं दिखेगा कहीं पर यदि भरा हुआ है, और इस तरह की शेप में भी आपको पानी नहीं दिखेगा यदि कहीं पर भरा हुआ है। पानी आपको हमेशा दिखेगा एक स्ट्रेट लाइन की शेप में, जैसे पॉन्ड में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन की पॉन्ड में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ पे काम करता है। सरफेस टेंशन का मतलब है एक तरह का टेंशन, एक तरह का फोर्स, स्पेशली कोहेजन फोर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जो सबसे ऊपर वाली ये लेयर है, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अभी जो ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या होता है, जैसे साइड में जो वाटर है और इधर की साइड में जो वाटर है और जो नीचे का वाटर है, ये क्या करता है, इन वाटर को खींच के रखता है, मतलब अपनी तरफ खींच के रखता है, नीचे की तरफ झुका के रखता है। तो इससे पानी ऐसा नहीं होता या ऐसा भी नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आता है, मतलब एक फोर्स क्रिएट काम करता है इसमें, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मतलब आप समझिए क्या होता है। सरफेस टेंशन का मतलब यही होता है कि इसमें एक फोर्स काम करता है, कोहेजन फोर्स। वो क्या करता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में खींचने का काम करते हैं, ठीक है, और जो बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के अंदर, वो ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होता है। और जो ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, उसमें क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें इतना खिंचाव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, जो लेफ्ट साइड, राइट साइड और नीचे की बॉटम साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको ऑब्वियसली खींचते हैं, और इसलिए एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्रक्चर बनती है पानी के सरफेस के ऊपर, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। होप करूँगा आपको ये सरफेस टेंशन का डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होती है, डाइंस पर सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब इसमें जो वाटर का सरफेस होता है ना, H2O का, वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 72.7 डाइंस पर सेंटीमीटर एट 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये होता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर। देखो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वाटर की, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर। अब ये कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए जैसे कि किसी सरफेस के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, भाई किसी सरफेस के ऊपर यदि पानी पड़ा हुआ है तो वो जो नीचे सरफेस होगी वो सॉलिड होगी, तभी तो उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। अगर वो सॉलिड ना होती तो पानी उसमें नीचे चला जाता, है ना, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता, नीचे चला जाता। सपोज ये एक सरफेस है, ये मिट्टी है, जैसे मिट्टी है ना, ये एक मिट्टी है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो ये क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है वो क्या हो गया, पानी वो ऐसे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर को, कि सॉलिड जो सरफेस है, सॉलिड, और जो वाटर है, वाटर मतलब ड्रॉप, जैसे कि सपोज कीजिए, आप सबसे लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने 1-2 बूंद पानी डाल दिया। यहाँ पर अभी मेरे पास पानी ज़रा यहाँ पर है नहीं आसपास में, वरना मैं आपको डाल के दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लो मैंने 2-3 या ड्रॉप गिरे दिए यहाँ पे। तो जैसे ये सरफेस है, ये सॉलिड है, इसके ऊपर यदि मैंने वाटर ड्रॉप गिरी, है ना, वो वाटर ड्रॉप में जब गिरूंगा तो उस वाटर ड्रॉप को डालने के पश्चात उस वाटर ड्रॉप और इस सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। समझ में आई बात, नहीं आई? देखिए
मैंने यहाँ पर अपने हाथ पे ये पानी गिरा है, ये पानी की कुछ ड्रॉप गिरी हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड और ये जो वाटर की ड्रॉप है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे कि ये वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे इस सॉलिड और इस वाटर की ड्रॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टैक्ट एंगल। अब इसमें कुछ बातें जो याद रखने की है, कॉन्टैक्ट एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि वहाँ पर वाटर स्प्रेड करेगा, वहाँ पर वेटिंग हो जाएगी, मतलब वहाँ पे पानी भिगो देगा। और दूसरा यहाँ पर मैंने बात की, अगर मोर देन 90 डिग्री है कॉन्टैक्ट एंगल, मोर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, वहाँ पे नॉन वेटिंग फेज आ जाएगा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री होगा तो कंप्लीट वेटिंग हो जाएंगी, वहाँ पर पानी पूरी तरह से फैल जाएगा और भिगो देगा। और अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो वहाँ पर कोई वेटिंग नहीं होगी, वो हाइड्रोफोबिक कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमने बात करी कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर के। इसके बाद मैं बात करता हूँ कैपिलरी। अब देखो कैपिलरी जो है ये वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कैपिलरी क्या है, ये वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कैपिलरी का मतलब आप इस तरह समझिए, जब मान लो मेरे पास एक बीकर है या मेरे पास कोई बकेट है, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें पानी मैंने भर रखा है। अब इसमें यदि मैं एक बहुत ही पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर गिर दूँ, जैसे वो स्ट्रॉ होता है ना जिसमें गर्मियों के दिन आ रहे हैं हम जूस वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ से ऊपर खींचते हैं, वो स्ट्रॉ भी बहुत मोटा है, उसके भी अंदर का जो डायमीटर है वो भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी पतला, मतलब एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैपिलरी को डिनोट कर सकता है। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इतना पतला पाइप अगर आप किसी पानी में गिरेंगे, बकेट में गिरेंगे जिसमें पानी भर रहा है, या किसी ऐसे एरिया में गिरेंगे जहाँ पर पानी भर रहा है, तो उसमें क्या होगा, पानी का जो एक्चुअल सरफेस है उससे पानी कुछ ऊपर आएगा, उस कैपिलरी में उससे कुछ ऊपर डिनोट करेगा पानी को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्या बोलते हैं कैपिलरी होता है ना, कैपिलरी उसकी जो हाइट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की, कैपिलरी की रेडियस की। माने ये है कि हाइट ऑफ जो कैपिलरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ जो कैपिलरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस किसकी है, उसकी, कैपिलरी की। मतलब अगर रेडियस को हम घटाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, और रेडियस को यदि हम बढ़ाएंगे तो हाइट घट जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें 0.15 अपॉन आर इसका फॉर्मूला होता है, और ये होता है जब रेडियस की बात की जाए, ठीक है। और अगर बात करें डायमीटर की, जैसे कि हम सभी जानते हैं डायमीटर क्या है, 2r। तो डायमीटर के केस में क्या होता है, ये हो जाता है 0.3 YD, ठीक है। H इक्वल टू 0.3 YD इन केस ऑफ डायमीटर, एंड H इज इक्वल टू 0.15 अपॉन R इन केस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो कैपिलरी का मतलब क्या होता है, कैपिलरी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी बकेट में या किसी भी सरफेस में जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसमें हम कैपिलरी डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, वो होता है कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये तो हम एक तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन सोइल के केस में क्या होता है, सोइल के केस में बहुत सारी क्या बोलते हैं बाधाएं होती हैं, जैसे कि इसमें सोइल मैट्रिक्स होता है, सैंड सिल्ट क्ले होता है, वो कैपिलरी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें और समझने की हैं। हमने अक्सर देखा होगा जो हमारा कोई पाइप होता है उसमें जब हम कोई चीज़ भरते हैं, तो जैसे कि ये पाइप है, इमेजिन कीजिए ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में मैंने पानी भर दिया, ये यहाँ से बंद है, खुला मत समझना इसको, ये यहाँ से बंद है, ये पाइप है। अब मैंने इसमें मान लो पानी भर दिया है, तो क्या होगा, जैसे मैं इसमें पानी भरूँगा ना इस तरह से, तो कभी कभी क्या होगा, पानी इस तरह का नहीं शेप में आएगा, पानी इस तरह की शेप में आएगा, मतलब आस की जो ये आसपास की जो सतह हैं, जो सरफेस है ना, इन पे भी पानी आपको लगा हुआ दिखाई देगा इस तरह से। जैसे मैंने इसमें ये पाइप है, इसमें मैंने पानी भर दिया, तो पानी यहाँ इस सरफेस पे भी लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्यों लगा हुआ दिखाई देता है, ये लगा हुआ दिखाई देता है बाय द एडिशन फोर्स, यहाँ पर एडिशन फोर्स काम करता है, ठीक है, जो वाटर को खींचता है, एडिशन फोर्स। कैपिलरी की बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके मेनिस्कस सर्च कीजिए, मेनिस्कस अभी जाइए सर्च कीजिए मेनिस्कस, आपको दिखाई देगा कोई ट्यूब या किसी पाइप में जो लिक्विड भरा हुआ है, स्पेशली वाटर के केस में, तो वो एक कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। और पारे के केस में जो मरकरी है उसके केस में कैसे बनाता है, ये बनाता है कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर।
और कॉनकेव में बनाएगा इस तरह की स्ट्रक्चर। तो ये तो बात थी कैपिलरी मूवमेंट की। अब देखो कैपिलरी इतनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मैंने बात की है, तो इतनी पतली स्ट्रक्चर होती है जैसे हमारे हेयर हैं इस तरह की। तो सोइल में जो होते हैं माइक्रोपोर्स, उनको कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं, है ना। और जो सोइल में वाटर जो ऊपर आता है वो कैपिलरी पोर्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो ये एक वाटर की प्रॉपर्टी है कैपिलरी, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। इसके बाद जो वाटर की अगली प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी को बोलते हैं हिंदी में श्यानता, ठीक है। विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी का मतलब है, आप पहले मेरे को ये बताइए, आपने किसी सरफेस पे शहद डाला तो वो शहद तेज़ी से मूव करेगा या बहुत धीरे धीरे मूव करेगा? ऑब्वियसली बात है बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। फिर मेरे को बताइए, आप किसी सरफेस के ऊपर पानी डालते हैं तो वो शहद के कंपैरिजन में तेज़ी से मूव करेगा या धीरे धीरे मूव करेगा? भाई पानी तो एकदम भाग जाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। तो विस्कोसिटी का मतलब ये है कि हाउ इजीली और हाउ डिफ़िकल्टली वाटर फ्लोज, मतलब पानी कितनी आसानी से और कितना डिफ़िकल्ट से वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको आप इस तरह समझिए कि विस्कोसिटी का मतलब है इसमें एक क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है। जैसे सरफेस के ऊपर आप पानी डालेंगे तो हालांकि वो मूव करेगा, फ्लो करेगा, लेकिन डीपली अगर देखा जाए तो उसमें भी एक रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है जो उसको रोकने का काम करता है। शहद के केस में आप देखिए, आप शहद जब डालेंगे तो शहद बहुत ही आराम से नीचे आएगा, गिरेगा। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। पानी के केस में क्या होता है, उसमें भी एक रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है लेकिन उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए पानी बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने विस्कोसिटी की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो विस्कोसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है। देखो विस्कोसिटी की यूनिट होती है सेंटीपोज, सीपी, और इसको पॉइजन भी कह सकते हैं। जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो यूनिट होती है आई थिंक वो 0.0089 पोइज होती है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो विस्कोसिटी से आपने क्या जाना, जिसको हिंदी में श्यानता कहते हैं, इसका मतलब ये है कि पानी को हाउ वाटर इजीली और डिफ़िकल्टली फ्लो, जैसे कह ली इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो को रोकने का काम करता है। हालांकि रोक तो नहीं पाता बट रोकने की कोशिश पूरी करता है। एक पानी के बहने की विपरीत दिशा में, पानी के बहने की विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, एक इंटरनल फोर्स काम करता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हाउ इजीली और हाउ डिफ़िकल्टली ए लिक्विड फ्लो, ठीक है। सो ये थी विस्कोसिटी। अब इसके अलावा बात करते हैं हम वेपर प्रेशर की। देखो वेपर प्रेशर की सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो वेपर प्रेशर है इसका क्या मतलब है? वेपर प्रेशर का मतलब आप इस तरह समझिए, हम सभी के घरों में कुकर है, उस कुकर में खाना बनता है। जब हम उसमें खाना बनाते हैं, लाइक दाल बना रहे हैं, उसमें पानी गिरेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो क्या होगा, जब हीट देंगे तो पानी जो है वो वेपराइज़ होगा, है ना, वो वेपर की फॉर्म में आएगा। वो वेपर पानी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होती है, इतनी हॉट होती है, आप इमेजिन कीजिएगा एक व्यक्ति के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, वैसे डालना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति के ऊपर गर्म पानी डाल दिया और एक व्यक्ति के ऊपर गर्म गर्म वेपर, पता है ज़्यादा डैमेज कैसे होगा? वेपर वाले को, क्योंकि वेपर एक्सट्रीमली हीट होती है। सो यही रीज़न होता है कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। होता क्या है, जब हम कुकर में कुछ भी चीज़ बनाते हैं, लाइक हम दाल बना रहे हैं, आज हम दाल बनाएंगे, कौन सी? अरहर की दाल बनाएंगे, ठीक है। हमने अरहर की दाल डाली, पानी डाला, ढक्कन लगा दे कुकर का, तो नीचे से गैस जला दी, तो वो गर्म हो गया पानी, वो पानी गर्म तो हो गया, तो वो तो उस दाल को गलाएगा ही गलाएगा। साथ में उस पानी से जो वेपर बना, जो भाप बनी, वो उससे भी ज़्यादा गर्म हुई, वो वेपर बाहर तो निकलेगी नहीं क्योंकि ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। तो वो धीरे 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 नीचे आएगी तो उस पानी के साथ मिलेगी, तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा। जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा तो वो उसको गला देगा इजीली। और एक समय ऐसा आता है जब वो वेपर उसमें पूरी तरह से फैल जाती है, और वो फैल जाती है, फिर उसको निकलना ही होता है, सीटी के थ्रू, विशल के थ्रू उसमें से निकल जाती है। और ऐसा भी होता है अगर वो नहीं निकल पाए तो कई बार कुकर फट जाता है, लिंटर तक फाड़ के भाग जाता है कुकर, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टू से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। आई मीन टू से अगर किसी लिक्विड में सॉल्यूट मिला दिया जाए, सॉल्यूट इन द सेंस सॉल्ट मिला दिया जाए, लाइक नमक मिला दो या कुछ और मिला दो, चीनी मिला दो, तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सॉल्यूट बढ़ रहा है, अगर किसी लिक्विड में आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो सॉल्यूट कम होगा, क्योंकि इनमें जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट,
ठीक है। किसी लिक्विड में अगर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी कुकर का एग्जांपल आपको दिया। तो ये बात की हमने वेपर प्रेशर की। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वाटर की, वो है फ्रीजिंग एंड थाविंग। थाविंग को बोलते हैं मेल्टिंग, है ना। तो वाटर की फ्रीजिंग जो कितने पे होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं। अच्छा, हीट ऑफ फ्रीजिंग जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ फ्रीजिंग क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, आपने कभी कभी सोचा होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। क्या बोला मैंने, सब्लिमेशन का मतलब है जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट फॉर्म ऑफ लिक्विड, मतलब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, आई थिंक ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, हाँ। इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है, अगर मैं बोलूँ कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज हमने डिस्कस किया कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई नहीं, वाटर की प्रॉपर्टीज़ तो क्लियर हुई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।